गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो शुरू करते हैं द्विपद प्रमेय। आज द्विपद प्रमेय के अंदर जो हम सवाल करने वाले हैं वो खास टाइप के सवाल हैं। वो वाले सवाल है जिनमें द्विपद गुणांकों का योग पूछा जाएगा। द्विपद गुणांकों का योग, ठीक है। क्या मतलब है द्विपद गुणांकों का योग? इससे जुड़े हुए सवाल बड़े फेमस सवाल होते हैं, ये बड़े ही द्विपद गुणांकों के योग से जुड़े हुए सवाल। द्विपद गुणांकों के योग से जुड़े सवाल, जैसे आपसे पूछा जाए कि NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 एंड डैश 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 NCN तक द्विपद गुणांकों को लेकर जोड़ा जाए तो ये कितना होगा? तो आप फटाफट कह दोगे 2 की पावर n, ठीक है। तो बस इसी टाइप के जो सवाल है, ये तो बहुत सिंपल सवालों में से एक हुआ। तो इस टाइप के जो सवाल है जिसमें द्विपद गुणांक जो आपका NC0, NC1, NC2 है, उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई जोड़ पूछा जाएगा और पूछेगा कि बताओ इसका जोड़ किसके बराबर है, ठीक है। इसके कई जोड़ तो हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसका विस्तार ही होता है NC0 प्लस NC1 एक्स। मैन इसी फॉर्मूले से ये जुड़े हुए हैं सारे, इसी के भाई है ये, इसी के कई भाई है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, इसके कई भाइयों से मिलाता हूं आपको। ये लास्ट में जाते जाते हो जाएगा आपका। इसके कई भांति भांति वाले जो जोड़ है वो मैं दिखाता हूं इसमें। सबसे पहले दो जोड़ तो आप हाथों हाथ ताजा बना सकते हैं कि n का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर, जैसे ही आप x का मान 1 रखोगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा। ये आ गया 2 की पावर n। ये हो गया NC0, NC1, क्योंकि x का मान तो 1 हो गया, 1 होने से वो हट गया, तो NC2, NC3 से लेकर NCN तक। तो एक तो ये आराम से सीधा आ जाता है, जब आप x का मान 1 रखते हैं तो आ जाता है। एक आता है x का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रखोगे तो 1 और -1 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। और ये आ जाएगा NC0, x की जगह -1 रखने पर माइनस आ जाएगा, NC1, x का मान -1 रखने पर स्क्वायर होके प्लस हो गया, NC2 माइनस NC3 एंड डैश डैश चलता रहेगा। लास्ट वाला माइनस या प्लस वो डिपेंड करेगा कि n कितना है। n अगर सम है तो माइनस बच जाएगा, n विषम हुआ तो माइनस बच जाएगा, n सम हुआ तो माइनस हट जाएगा। तो ये हो गए। ये होता है सारे के सारों का अगर जोड़ करते हो आप द्विपद गुणांक होगा तो 2 की पावर n होता है। अगर NC0 से NCN तक जा रहा है तो हाँ, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस है तो इसका जोड़ 0 होता है। ऐसे ही आप एक चीज और इसमें से इसी में से एक चीज और निकाल सकते हैं कि NC1, NC2, ये जो माइनस वाले अगर हम इनको इधर ले आए तो ये देखेंगे कि विषम वालों का जोड़, इसी से जो माइनस वाले हैं इनको इधर ले आओ तो आप देखेंगे विषम वालों का जोड़, जो विषम वाले द्विपद गुणांक है उनका जोड़ सम वालों के जोड़ के बराबर है ना। विषम वालों का जोड़ सम वालों के बराबर है, विषम वालों का जोड़ सम वालों के बराबर है। जो विषम नंबर पे है अगर उनको जोड़ा जाए और जो सम नंबर पे है उनको जोड़ा जाए तो विषम वालों का जोड़ हमेशा सम वालों के बराबर होता है। तो ये एक पता चल गया। तो हमारे पास 3 रिजल्ट बन चुके। एक तो सबका जोड़ 2 की पावर n होता है, एकांतर क्रम में प्लस माइनस करके जोड़ें तो 0 होता है, सम वालों का जोड़ विषम वालों के बराबर होता है। और भी है, और भी राज की बात निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ दें, रिजल्ट 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 कर दें, 1 प्लस 2 करने पर 2 की पावर n आ जाएगा।
ये कट गया, ये कट गया, ये 1 और 1 2 हो गया। विषम वाले कट गए, सम वाले बच गए। 2 को इधर ले जाओ, ये 2 की पावर n-1 हो गया। इसका मतलब विषम वाले जो गुणांक है, सम वाले जो गुणांक है, उनका जोड़ 2 की पावर n-2 होता है। और हमें पता है कि जो सम वालों का जोड़ होता है वही विषम वालों का जोड़ होता है। सम वालों का जोड़ ही विषम वालों का जोड़ होता है। तो सम वालों का जोड़ 2 की पावर n-1 के बराबर होता है और विषम वालों का जोड़ भी 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। तो एक रिजल्ट आपका यहां बन जाता है, रिजल्ट नंबर 4। एक तो सबका जोड़ 2 की पावर n होता है, एक एकांतर क्रम में जोड़े प्लस माइनस करके तो 0 होता है। सम वालों का जोड़ विषम वालों गुणांकों के बराबर होता है। सम वालों और विषम वालों का जो जोड़ होता है वो 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। और अगला रिजल्ट हमें ये कहता है कि इसी में हम थोड़ी कारस्तानी कर सकते हैं। कैसे? आ जाओ, कुछ तूफानी करते हैं। हमने x का मान 1 रखा था। अब एक काम करते हैं, x का मान 1 रखते हैं लेकिन अवकलन करके फिर रखते हैं। देखो क्या होता है। अवकलन करने के बाद x का मान 1 रखने पर x के साथ अवकलन कर दो, फिर 1 रखो, आपको एक और नए प्रकार का जोड़ मिल जाएगा। अवकलन करोगे तो n आगे आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर n-1 हो गया, ये 0 हो गया, ये nc1, ये nc2, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, nc3 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, ncn n आगे x की पावर n-1 हो गया। अब इसमें x का मान 1 रख दें, तो ये आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1। ये जोड़ होगा nc1 प्लस 2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc3 एंड डैश डैश n इंटू ncn। इसका जोड़ n इंटू 2 टू द पावर n-1 होता है। तो ये रिजल्ट आप बना सकते हो। तो बहुत से रिजल्ट इस तरीके के बन सकते हैं, एक समाकलन करके भी बना सकते हो। अब डिपेंड करता है कि सवाल क्या मांग रहा है, सवाल आपसे क्या मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे बहुत सारे रिजल्ट बना सकते हैं और सवालों के साथ चीजें आती जाएंगी। ठीक है, आ जाओ सवालों पे आते हैं। सवालों की डिमांड पूरी करेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पिछली बार भी ऐसे काफी सारे सवाल, लगभग 10-12 से ज्यादा सवाल मैंने पिछली बार भी करवाए थे और ये सवाल अच्छे सवाल माने जाते हैं। ये सवाल अच्छे सवाल माने जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़े से अच्छे टाइप के सवाल में आते हैं। क्योंकि इसमें आपको सी का जो कुछ ना कुछ बना के दे देता है, फिर पूछता है कि ये बताओ ये इसका जोड़ कितना होगा। और करना आपको द्विपद प्रमेय से ही पड़ता है, क्योंकि द्विपद प्रमेय के अलावा इनका जोड़ आप निकाल भी नहीं सकते और कोई तरीके से निकाल भी नहीं सकते, द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो एक अच्छा सवाल जो है ना वो बन जाता है। तो पुराने वीडियो देखते रहिएगा, है ना, उनको जरूर 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 देखिएगा। इसके गुणांकों का योग कितना होगा, है ना, सारे गुणांकों का पूछे है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट, सबका जोड़ निकालना हो तो x का मान 1 रख दो। x का मान 1 रखने पर सारे गुणांकों का जोड़ आ जाएगा। दो की पावर 5 यानी 32। दो की पावर 5 यानी 32। हाँ, 11:30 वाली क्लास मैंने अभी शेड्यूल नहीं की है, अगर मुझे जाना नहीं पड़ा कहीं पे
तो मैं 11:30 वाली ये क्लास खत्म होने के बाद में क्लास शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस भी याद रखिएगा, एक डिफरेंस भी याद रखिएगा क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है। एक तो होता है सारे गुणांकों का योग, सारे गुणांकों का मतलब पूरी सीरीज का जोड़ कितना होगा। एक होता है केवल द्विपद गुणांकों का जोड़, कई बार वो केवल द्विपद गुणांक जो होते हैं NC0, NC1, NC2, केवल उनका जोड़ पूछता है कि उनका जोड़ कितना हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो सिंपल सवाल था क्योंकि x था, तो x की जगह 1 रख दोगे तो वही द्विपद गुणांक भी हो जाएंगे, वही सारे गुणांक भी हो जाएंगे, दोनों में सेम आ जाता है ना, दोनों में फर्क है। एग्जाम्पल के लिए एक आप लेते हो 1 + x की पावर n का विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार क्या होगा NC0 NC1 × x। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके गुणांक और द्विपद गुणांक एक ही बात है, आपका गुणांक और द्विपद गुणांक, एनसीआर को द्विपद गुणांक कहते हैं, x की पावर n का गुणांक भी यही है, तो इस केस में गुणांक और द्विपद गुणांक एक है, आपका गुणांक और एनसीआर एक ही बात है, x की पावर n का द्विपद गुणांक एनसीएन होना चाहिए और वो भी एक है। लेकिन कई बार सवाल क्या होता है, चेंज होता है, जैसे ये हो गया 2x + 3y या 2x + 3/x ले लेते हैं, अब अंतर आएगा, अब इस केस में आपका अंतर आएगा और बहुत बड़ा अंतर आएगा। अब यहाँ पे जब आप x का मान 1 रखोगे तो आपके सारे गुणांकों का जोड़ आएगा, सारे गुणांकों का, द्विपद गुणांक भी शामिल है और उसके साथ जो गुणा हो रहे हैं वो भी शामिल है। अब यहाँ पे x = 1 रखोगे तो सिर्फ द्विपद गुणांकों का जोड़ नहीं आएगा, बल्कि जो टोटल गुणांक इनके साथ खड़े हैं सबका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप x का मान 1 रखोगे तो जो डिफरेंस है वो देखो, अब यहाँ पे आप यहाँ पे x = 1 रखते हो तो सिर्फ द्विपद, क्योंकि इसमें है ही द्विपद गुणांक की, इसमें x तो सिंपल x है, 1 सिंपल 1 है, तो इस केस में क्या होगा, जब आप x = 1 रखते हो तो वो सारा द्विपद गुणांकों का जोड़ ही एक्चुअल वही जोड़ है, वही द्विपद गुणांकों का जोड़ भी है और वही गुणांकों का जोड़ भी है। गुणांक शब्द व्यापक शब्द है, गुणांक का मतलब जो भी x की पावर 2 के साथ गुणा है उसको गुणांक कहते हैं, और द्विपद गुणांक कहते हैं एनसीआर को, केवल एनसीआर को द्विपद गुणांक कहते हैं। तो दोनों बातों में फर्क है। विस्तार में जब कहे x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात करिए, तो जो x की पावर 5 के साथ गुणा है वो गुणांक कहलाता है, और द्विपद गुणांक है एनसीआर, जो उसके साथ एनसीआर लगा हुआ है केवल वो द्विपद गुणांक होता है। तो नाम ही अंतर है, एक है बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, जो भी उससे गुणा हो रहा है वो सारा लेके दो, सारा चाहिए, है ना। तो वो जो द्विपद, अभी सबका जोड़ पूछे तो आप x का मान 1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका जोड़ आ जाएगा, गुणांक सहित जोड़ आ जाएगा सारा मिला के, ये इसका गुणांक, ये इसका गुणांक, ये इसका गुणांक, सबके गुणांक जुड़ के एक साथ आ जाएंगे, तो वो सारे गुणांकों का जोड़ आता है। इस केस में कोई अंतर था नहीं, इस केस में द्विपद गुणांकों का जोड़ भी वही था और सारे गुणांकों का जोड़ भी वही था, क्योंकि गुणांक ही द्विपद गुणांक है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे गुणांक ही द्विपद गुणांक थे, तो आप द्विपद गुणांकों का जोड़ बोलो तो भी वही आएगा और गुणांकों का जोड़ बोलो तब भी वही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, देखो सम ऑफ द कोफिशिएंट, यहाँ पे द्विपद गुणांकों का जोड़ नहीं था, गुणांकों का जोड़ था, मतलब सारे गुणांकों को जोड़ दो, तो x का मान 1 रख दो, x का मान 1 रखने पर हमेशा सारे गुणांकों का जोड़ आ जाता है, उसमें एनसीआर भी आ गया और उसमें x और y के साथ में वो जो नंबर्स है उन सब का भी सब शामिल हो गए, सारे के सारे राम श्याम दाम सब शामिल हो गए, ठीक है ना। इसे एक बार रहने दो, इस पे आते हैं ब्रेक के बाद। इसका मान ज्ञात करो, किसका मान कितना होगा, 21C1 - 10C1, 21C2 - 10C2, 21C3 - 10C3 एंड डैश 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 डैश, ये चले जा रहे हैं। तो अब ये सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे नियम के वही सी के नियम चलने हैं और कुछ है नहीं, लेकिन बनाने वाला थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के चेंज करके बनाएगा। तो पहले जो 21 वाले हैं उनको एक साथ कर लो, जो 21 वाले हैं, 21C1, 21C2, 21C3, 21C4,
से लेकर 21C10 तक है, ठीक है। आ जाओ, पहले तुम साथ में आ जाओ। 21C1, 21C2, 21C3 प्लस 21C10। अब 10 वालों को ले लो, 10 वाले, 10 वाले है 10C1, 10C2, 10C3, 10C4 एंड डैश डैश 10C10। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है वो समझो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो जोड़ करना आता है वो 0 से लेकर n तक आता है। हमें टुकड़ों का जोड़ करना नहीं आता। या तो सम वालों का आता है, खाली सम हो उनका आता है, या खाली विषम हो उनका आता है, या फिर शुरू से लेकर एंड तक का आता है। हमें कुछ का जोड़, कुछ का जोड़ नहीं आता है ना। हमें ये जो कुछ वाला जोड़ है ये नहीं आता। हमें 3 प्रकार के जोड़ आते हैं, केवल सम वाला, केवल विषम वाले, और सारे सारे। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, 11 कहाँ है ही नहीं, 12, 13, 14, क्योंकि ऊपर 21 तक है। 21 तक चाहिए हमें ये, क्योंकि हम जोड़ 21 तक कर सकते हैं। 21 तक हमें पता है, 0 से लेकर 21 तक बराबर 2 की पावर 21। तो ये हमारी परेशानी रहेगी कि हमें जो जोड़ पता होंगे वो 3 ही प्रकार के जोड़ पता है। एक तो केवल विषम का जोड़, केवल सम वालों का जोड़, और तीसरा टोटल जोड़। अब टोटल जोड़ कैसे लाएं, आ जाओ, यही है कमाल। टोटल जोड़ हम यूं लाएंगे, इसी चीज को मैं 2 बार लिखूंगा और 2 का भाग दे दूंगा। सेम चीज को 2 बार लिखने पर और 2 का भाग देने पर, और आनंद लीजिएगा। 21C1, 21C2, 21C3, 21C4, और ये डैश 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 10। सेम चीज को वापस लिख रहा हूं, सेम सेम, क्योंकि मैंने डबल कर 2 का भाग दे दिया, यानी मैं हर चीज को 2 बार लिखने वाला हूं। इसी चीज को मैंने 2 बार लिख दिया। गणित मिला लो, गणित तो बराबर है ना। जितना जोड़ा उतना घटाया भी है, या जितना गुणा किया उतना भाग भी दिया। गणित नहीं बिगड़ी। इसमें दिक्कत ये है कि ये 1 से शुरू है और मुझे 0 से चाहिए। कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट कर लो। ये 0 से स्टार्ट हो गई, 0 से स्टार्ट हो गई, और जो पद आपने जोड़ा है वो घटा दो ताकि गणित बराबर बनी रहे। ये जोड़ा, ये घटा दिया। अब ये देखो, ये बहुत बहुत प्यारा और बहुत समझदारी का काम जो है वो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, प्रॉब्लम वही थी, मजबूरी वही थी कि हमें टुकड़ों में जोड़ नहीं आता। कोई ये कहे कि 21 पावर है और 1 से लेकर 10 तक जोड़ कर दो या 12 तक जोड़ कर दो, ऐसे नहीं होता। या तो सारा ही जोड़ करवाओ, या सम वालों का जोड़ करवाओ, या विषम वालों का जोड़ करवाओ। कुछ का जोड़ हमें नहीं आता, तो कुछ को पूरा करना पड़ेगा। तो कुछ को ही पूरा कर रहे हैं। इसी चीज को, सेम चीज को मैंने एक बार दोबारा लिख दिया, हर चीज 2 बार आ गई, 2 का भाग दे दिया ताकि बराबर बनी रहे। जैसे 21C1 है, 21C1 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, हर चीज 2 बार लिख ली, और 2 कॉमन आके कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा जो पुराने वाला है। बस लिखने का अंदाज अलग है। अब ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन उठेंगे कि ऐसा क्यों किया। ऐसा बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि हमारी गणित कहती है कि NCR बराबर होता है NCN-R। ये जो 21C10 है, 21C10 को मैं लिख सकता हूं 21C11। 21 में से 10 गए, 21C11 लिख सकता हूं। फिर अगले वाला 21C9 होगा, इससे आगे 9 होगा ना। 21C9 को लिख सकता हूं 21C12, और 21C3 को लिख सकता हूं 21C19, 21C18। ये हो गया 21C18। ये 21C19, ये हो गया 21C20। ये लो, तो अब देखो क्या,
21C 1 से लेकर 21C 20 तक तो आ गए, लेकिन अभी भी बच गए। अभी भी 21C 0 नहीं है इसके अंदर, मिलाने पड़ेंगे। बाकी सब पूरे हैं, बस खाली गायब हुआ है। 21C 0 नहीं है और 21C 21 नहीं है, तो हमारी तरफ से इनको मिलाने पर 21C 0 मिला दिया। बाकी इसके जो पद है वो ले ही लिए जैसे थे। और ये 21C 21 मैंने जोड़ दिया, उधार दिए, ये उधार देके ये खाते में लिख लिए कि -21C 0 -21C 21 मैंने उधार दिए। ठीक है, माइनस ये इतना तो हो ही गया, 2 की पावर 10, ये 1 हो गया। 10C 0 NC 0 1 होता है, फिर वो 10C 0 क्यों ना हो और 500C 0 क्यों ना हो, NC 0 हमेशा 1 होता है। ये होगा। अब ये हो गया यहां तक, ये हो गया हमारे 1/2 और ये हो गया यहां तक 2 की पावर 21 माइनस 21C 0 1 हो गया, 21C 21 21 हो गया, क्योंकि NC1 N होता है, माइनस 2 की पावर 10 -1। सही है, यहां तक ठीक है। अच्छा 21C 21 1 होगा, ठीक है। NCN नहीं है, 21C 21 है इसलिए ये 1 होगा, ठीक। ब्रैकेट खुलेंगे तो ये जाएंगे 2 की पावर 20 और ये 1 और 1 2 गए, 2 2 कट गया, 1 आ गया। ये 2 की पावर 10, ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 कट गया, ये आ गया 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, ये आपका आंसर हो गया। तो ये है सवाल। हाँ, ये लो आपका आंसर। तो बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, कमाल का सवाल, अच्छे से ट्रिक से बनाया गया है ना, बहुत अच्छे से बनाया गया सवाल है। देखो कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है ना, कितना अच्छे तरीके से इसको ढाला गया है। अब इसमें आप पद की कोई कमी ज्यादा नहीं कर सकते, आपको 0 से लेकर n तक लेना होगा। कोई भी पद अगर मिसिंग है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए और डायरी में लिख लीजिए कि ये मैंने ऐड कर दिया, पीछे माइनस कर दो, ताकि वो बराबर बना रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें 3 ही जोड़ आते हैं, एक तो विषम का जोड़, एक सम का जोड़, एक टोटल जोड़, बस। हमें कुछ कुछ का जोड़ नहीं आता, तो कुछ कुछ को पूरा करना पड़ेगा और पूरा करके ही जोड़ निकालना होगा। अगला सवाल, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बस यही गंदे काम करेगा, यही चीज करवाएगा हमसे, उसको पता है कि हमें कुछ कुछ नहीं आता। अब ये कह रहा है जो अंतिम 30 पद है उनका जोड़ करो, अंतिम 30 पदों का, जो अंतिम 30 गुणांक आएंगे, अंतिम 30 उनका जोड़ करो, जो अंतिम 30 है उनका जोड़ करो। अंतिम 30 कहां से शुरू होंगे, अंतिम 30 कहां से शुरू होंगे, टोटल 59 है, टोटल 59 है, मतलब जब खुले टोटल 59 पावर है, तो जब खुलेगी तो 60 आएंगे, टोटल 60 पद आएंगे, टोटल 60 पद आएंगे। तो 60 पद आएंगे तो 31वां पद से लेकर 60वें पद तक 30 हो जाएंगे। 31वां पद यानी x की पावर 30, x की पावर 30, x की पावर 30 का गुणांक होगा 59C 30 प्लस 59C 31, 59C 32 से लेकर
ये पूछे। अब ये गिन लो, ये 30 है नहीं है, बिल्कुल 30 है। यहां से 31 से शुरू करें, 31 से शुरू करें तो 29 तो ये हो ही गए, और एक बंदा ये हो गया तो 30 हो गया। इनका जोड़ पूछा है, और वही बात है, फिर से इसने वही खेल खेल लिया कुछ कुछ वाला, जो कि हमसे होता नहीं है। फिर वही करेंगे, डबल करेंगे, डबल करेंगे, सही करा। एक बार, ये डबल करके लिखा, ये लो, हो गया। 59C30 को हम लिख सकते हैं 59C29, 59C28 और डैश डैश 59C0। और देखो कंटिन्यू है, यहां से शुरू करें तो 0 और 1 2 3 से 28 29, और यहां से फिर यहां से कनेक्ट कर दो 30 और 31 और 59 तक पूरा जा रहा है। तो हो गया 1/2 और 2 की पावर 59, तो ये हो गया 2 की पावर 58। है ना। तो इस तरीके से ट्रिक लगा के, ये वाली शानदार वाली ट्रिक लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला, ये ठीक है यार, ये तो हो जाएगा। ये तो इस बंदे ने तो विषम वाले पूछे, विषम वाले सारे आ गए, देखो 10 तक विषम वाले सारे आ गए, विषम वाले सारे भैया आ गए, 1 3 5 7 और 9, 10 तक के सारे विषम आ गए, और सारे विषमों का जोड़ 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। सम वालों का भी इतना ही होता है, विषम वालों का भी इतना ही होता है, और सम वालों का भी इतना ही होता है। सम वालों का भी इतना ही होता है, विषम वालों का इतना ही होता है। अगला सवाल, ये बहुत ही सुंदर सवाल है, बेहद ही प्यारा सवाल है। एक ट्राई करके देख लो। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें जो आ रहे हैं देखो, सम वाले आ रहे हैं, C0 C2 C3 सम वाले आ रहे हैं। और सम वालों के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला कहता है, वो कहता है 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर 1 माइनस एक्स की पावर n को जोड़ दें तो ये सम वाले ही बचते हैं, और बट्टा 2 का भाग दे दें तो ये केवल सम वाले भैया ही बचेंगे। NC0 NC1x NC2 NC2x स्क्वायर NC4x की पावर 4 एंड डैश डैश। अगर हम एक सम वाला
मतलब सम वाला निकालना है तो एक प्लस का और एक माइनस का विस्तार लेके दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, केवल सम वाले बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टे में आ रहा है, जब समझ बट्टे में आ रहा हो उसका मतलब समाकलन किया गया है। बट्टे में आए तो समझ जाना समाकलन किया हुआ है, तो समाकलन करने पर, और गुणा में आए तो सोच लेना अवकलन किया हुआ है। गुणा में आए क्योंकि पावर जो है वो आगे गुणा में आती है और बट्टे में भाग में समाकलन में जाती है, तो बट्टे में आ रही है मतलब समाकलन है ना, बट्टे में आ रही है मतलब समाकलन है, तो 1 3 5 बट्टे में आ रही है मतलब समाकलन है, तो समाकलन कर दो 1/2 बाहर, द्विपद गुणांकों में मतलब बाइनोमियल के अंदर भी समाकलन, बिल्कुल यही तो मजा है। एक्स का गुणांक माइनस का था इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। ये एक्स हो गया, ये x³/3 हो गया, x⁵ 5/5। अब x का मान रख दो 1, लेकिन भूल ना जाना समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक समाकलन गुणांक प्लस समाकलन नियतांक c, ये 2⁴n हो गया। समाकलन गुणांक c का मान निकालना है। c का मान निकालने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिससे c का मान आ जाए। x का मान 0 रख दो, x का मान 0 रख के c का मान निकाल लो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। ये 2⁴n प्लस c, और वो यहाँ पे x का मान 0 रख के समाकलन नियतांक का मान, अवकलन में तो ये आएगा नहीं, समाकलन में ये आएगा, तो इसका मान समाकलन में निकालना पड़ेगा। तो इसमें x बराबर 0 रख दो, x का मान 0 रखते ही हो जाएगा 1/2, 1/2 अंदर 0 रखने पर 1/n+1 और 1/n+1 बराबर, इधर हो गया NC0, x का मान 0 रखने पर, अच्छा ये 0 हो गया शुरुआत से ही, 0 + 0 + 0 एंड डैश 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 सारे 0 प्लस c, और वो उधर 1/n+1 से 1/n+1 कट गया, तो समाकलन नियतांक का मान आ गया 0। चलो कोई बोझ नहीं, अच्छी बात है, इसका मान 0 हो गया, तो 2⁴n/n+1।
2 की पावर n बटा n+1। तो इसमें समाकलन नियतांक का मान निकालना भी आपका जरूरी रहेगा। अच्छा 70% नहीं, अभी आप 70% के साथ नहीं जा सकते। जब आप पहली बार कोर्स कर रहे हैं तो आप 70% के साथ नहीं जा सकते कि मैं ये वाला, वैसे 70% भी बहुत ज़्यादा है, 60% भी अगर आप करते हो तो पर्याप्त है, लेकिन फर्स्ट टाइम 60% नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम आपको सारा करना होता है कि गणित आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। मान लीजिए आपने बीटा गामा छोड़ दिया, मान लो आपने कहा मुझे बीटा गामा समझ में नहीं आता, छोड़ दिया, लेकिन बीटा गामा और जगह काम आएगा, वो भी छोड़नी पड़ेगी। फिर आपने कहा मुझे समाकलन नहीं पसंद, आपने समाकलन छोड़ दिया, समाकलन और जगह भी काम आएगा, समाकलन और जगह भी काम आएगा, वो चीजें छोड़नी पड़ेगी। अवकलन, तो वो इसलिए चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आपको कम से कम बेसिक तो सबका ही पढ़ना पड़ेगा। बेसिक तो आपको एक बार सारा ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब फर्स्ट टाइम कोर्स करते हैं तो आपको सारा ही पढ़ना होता है। हाँ, जब आप सेकंड टाइम आएंगे तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया मैं बेसिक सबका क्लियर है। अब अगर जरूरत पड़ी मुझे, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे सब कुछ पता तो है, मैं कर लूंगा, काम में ले लूंगा। समाकलन की जरूरत पड़ी वहां समाकलन कर लूंगा, अवकलन की जरूरत पड़ी वहां अवकलन कर लूंगा, बीटा गामा की जरूरत पड़ी बीटा गामा। हाँ, मैंने बीटा गामा को बहुत बड़े लेवल पे नहीं किया, लेकिन मुझे पता है बीटा गामा क्या होता है और उसका सूत्र कैसे काम करता है, ये बेसिक मुझे पता है। तो कहीं भी बीटा गामा आया मैं काम में ले लूंगा, कहीं भी कर्वेचर आया, वक्रता आया, मैं काम में ले लूंगा। तो इतना बेसिक तो आपको सारे से एक बार निकलना पड़ेगा, तो ये जरूरी हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम तो आपको एक बार सारा ही करना होता है। दूसरा सारा करने का एक जरूरी चीज ये भी है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि कौन सी चीज टफ है और कौन सी चीज मुश्किल है। गुजर के तो देखना ही पड़ता है ना। और दूसरा, अगर मेरे हिसाब से देखो कि आप सोचो कि सर आपको ये बता दें कि ये ले, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये वैसे क्वेश्चन हो गए जो हमेशा कहता रहता हूँ। आप ये जानना चाहते हैं कि सर मुझे कौन सी मिठाई पसंद आएगी, सर प्लीज मुझे 5 मिठाइयाँ बता दीजिए ताकि मैं फिक्स कर लूँ कि मुझे यही खानी है। ये खा खा के देखनी पड़ती है, चख के देखनी पड़ती है, कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज गलत है। आप कपड़े पहन के देखते हैं, कोई आपके लिए कपड़े ला नहीं सकता। आप कपड़े पहनते हैं, देखते हैं, अच्छे लग रहे हैं, ठीक। जूते हैं, आप पहनते हैं, देखते हैं, अच्छे लग रहे हैं, जोर आ रहा है, तकलीफ हो रही है, छोड़ देंगे, दूसरा पहनेंगे। तो ये सारी चीजें ट्राई करके देखना पड़ता है कि कौन सा मेरे लिए है, कौन सा नहीं है, हाँ या ना के साथ, फिर आप उसके साथ। हम तो हमारे हिसाब से अच्छा बताएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से अच्छा आपके लिए अच्छा होगा ये बता पाना नामुमकिन है, कोई नहीं बता सकता। अगर ऐसा होता तो ऑनलाइन वालों का झंझट ही, ऑनलाइन वाले सिर्फ आपसे ये पूछते कि भैया हम पे छोड़ दो, हम आपको जूते भेज देंगे और आपको पक्के पसंद आएंगे, है ना। तो यही तो मुश्किल है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है चुनने का, जानने का। कोई किसी के साथ अच्छा होता है, कोई किसी के साथ बुरा होता है। किसी को प्रायिकता पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को मैट्रिक्स बुरी लगती है, किसी को सारणिक बुरी लगती है, किसी को सारणिक अच्छी लगती है। तो एक टेस्ट किसी का भी नहीं है। इसलिए एक बार जब आप गुजरते हैं तो ये समझ में आता है कि कितना सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक मेरे फेवर में आ रहे हैं और कौन से मेरे फेवर में नहीं आ रहे। दूसरा, कोर्स से गुजरने का एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि कई बार आपने, मान लीजिए आपने कहा कि मैं संख्यात्मक विश्लेषण नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, आपने छोड़ दिया। पेपर में उसमें से बहुत इजी सवाल आ गया, बहुत इजी सवाल आ गया। अब आपके दोस्त ने बाहर आके बताया, अरे यार इसमें इसमें तो खाली x बराबर 1 रखना था, उत्तर आ जाता। अरे यार ये तो सीधा फॉर्मूला था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो सीधा फॉर्मूला था, इसे क्यों छोड़ के आया। ये भी होता है। तो इसलिए 70% जो है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। फर्स्ट टाइम तो आपको पूरा करना होता है, ताकि अगर पेपर में उन टॉपिक जिनको आप छोड़ रहे हो उनमें से इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप कवर तो कर पाओ, उन्हें कर तो पाओ, छोड़ के तो ना आना पड़े। थोड़ा वो भी गलत हो जाता है। तो इसलिए एग्जैक्टली 70% इतना आसान नहीं है कि यहाँ से आ जाए सीधा, मैं आपको लिख के बता दूं ये टॉपिक पढ़ लो इससे हो जाएगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड चीजें। नहीं, सही गलत से चुनाव है ना। अब टॉपिक छोड़ दो आप, है ना, आप टॉपिक छोड़ दो, पेपर में इजी क्वेश्चन आ गया, सीधा फॉर्मूला ही आ गया, सीधा फॉर्मूला ही आ गया। आपने तो टॉपिक के हाथ ही नहीं लगाया, सीधा फॉर्मूला। आपको क्या पता चले कि वो फॉर्मूला है या वो सवाल है, आपने तो पढ़ा हुआ नहीं है, आपका तो गया वो। और थ्योरी वाला क्वेश्चन जो होता है, जो हमेशा डबल काम करता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको नंबर देता है, फॉर्मूले वाला जो सवाल होता है वो आपको नंबर देता है, टाइम देता है, वो डबल देता है। तो थ्योरी वाला क्वेश्चन तो आप जानबूझ के, या फॉर्मूले वाइज वाला जो सवाल है वो छोड़ भी नहीं सकते। वो छोड़ोगे तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि पूछिए मत। ये मत सोचिए कि 3 नंबर गए, ना ना, 3 नंबर नहीं, 1 मिनट भी गया, क्योंकि वो सवाल आपको 1 मिनट भी देने वाला था। जो थ्योरी के सवाल होते हैं उन पे टिक लगता है, ऐसे टक, टिक लगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड लगे, 1.5 मिनट का एवरेज हम लेके चलते हैं। इसका मतलब उसने आपको कितने दिए, 1 मिनट 20 सेकंड भी दिए एक्स्ट्रा। 3 नंबर दिए, 1 मिनट 20 सेकंड भी दिए, ताकि आप आगे खर्च कर सकें।
जैसे आप रिलायंस में जाते और में जाते होते थे कि भैया आपने कपड़े खरीदे, उन पे छूट थी, वो तो छूट थी ही थी। जब आप सामान खरीद के गए तो उन्होंने कूपन और दे दिए कि ये लो कूपन, इनका आगे जाके आप इसको निकलवा सकते हैं। तो डबल फायदा, छूट की छूट प्लस वो कूपन और मिल गए। हाँ, पहले पढ़ के फिर 70% डिसाइड करो। और तो भी 70% का मतलब इसे भी मत माने कि 30% छोड़ना है। हाँ हाँ, छोड़ना नहीं है। 30% में मैन चीजें देख के जानी है, फॉर्मूले देख के जाने हैं, है ना। फॉर्मूले देख के जाने हैं, फॉर्मूले नहीं छोड़ सकते आप। हाँ, इसे अगर इसे 70% बोल रहे हो तब तो ठीक है। अगर 70% की परिभाषा ये है कि गहनता से पढ़ने वाला इतना और ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला इतना। दो की पावर एन फैक्टोरियल एन, हाँ वो फॉर्मूले वाला पकड़ लो बस, उनमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार सारा कर लो, फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। देखो सिलेक्शन तो 50-60 है, सच्ची बात आप भी है, 50-60% से सिलेक्शन आ जावे, लेकिन 50-60 है कौन सा, 50-60 है कौन सा। अभी आप लोगों को पता होगी सबसे बड़ी आज के टाइम में जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डाइट क्या है, सही डाइट क्या है। आप लोगों ने देखा होगा नेट पे आप सर्च कर तो अब देखिए कि मेडिकल साइंस का जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट होता है, न्यूट्रिशन मतलब संतुलित भोजन वाला, आज तकरीबन तकरीबन इतने साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी कोई भी न्यूट्रिशन ये नहीं बता सकता कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी डाइट सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मतलब टमाटर खाओ, किसी को टमाटर सूट नहीं कर रहे, किसी को आप टमाटर खिला दीजिए, महीने भर में उसकी पथरी बन जाएगी, महीने भर के अंदर उसकी पथरी बन जाएगी। वजन कम होगा नहीं होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन पथरी पक्की है, पथरी तैयार है महीना भर बाद में। तो एग्जैक्टली ये चीज कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि किसके लिए कौन सा खाना है, इसलिए हमारे लिए सेट नहीं होता। इसलिए कोई भी हमें प्लान बना के दे दे, हमें खुद से ट्राई कर करके देखना पड़ता है कि कौन सा हमारे लिए ठीक है ना, क्या सही है, टमाटर सही है, खीरा सही है, प्याज सही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें खुद से ट्राई करो, 10 दिन ट्राई किया, बैठ रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है, नहीं तो करके बदल के देखो। यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं, क्योंकि हम इतनी वैरायटी है, 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब वेराइटीज भी हम में अंदर। हाँ, वैसे मैंने सारे क्वेश्चन जितनी वैरायटी आती है मैं सारी लेके आता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने जितने सारे क्वेश्चन कराए थे, इस बार भी इतने सारे। तो मोटा मोटी मैं कोशिश यही करता हूँ कि, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है, मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस शीट नहीं निकालते, ज्यादातर बच्चे नहीं निकालते। हाँ, कुछ तादाद में जरूर निकालते हैं, लेकिन आपके पास ये तादाद सिर्फ 5 या 10% लोगों की होगी जो प्रैक्टिस शीट निकालते हैं। 90% बच्चे प्रैक्टिस शीट नहीं निकालते। 90% बच्चों को आपको जो क्लास में पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, वो उसी को फाइनल मान के चलते हैं। तो इसलिए आपकी क्लास ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी क्लास ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़े, ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि क्लासेस लेना, उनको दोहराना, इतने में सारा समय निकल जाता है। तो आपकी क्लास ही इस तरीके से सॉलिड हो, इतनी मजबूत हो कि उसमें सारा कंटेंट आ जाए, सब कुछ आ जाए, ताकि उनको अगर वो बार बार 2-3 बार निकाले तो उसमें ही सब कुछ कवर हो जाए। इस टाइप की क्लासेस होनी चाहिए। कोशिश यही रहती है कि सब कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि बैठता नहीं है ये। अब मैं आपको कह भली दूं कि जाओ प्रैक्टिस शीट भी निकाल लो, और जाओ टेस्ट भी दे दो, और जाओ क्लासेस भी ले लो, और क्लासेस को 2-2 बार दोहरा भी लो, और बहुत ज्यादा है ये, है ना। क्या करें, कहना पड़ता है, ये जरूरी है। कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन सारे लोगों के लिए शायद नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो क्लासेस अगर ले रहे हैं और सब धीरे, क्योंकि उनको समझ में भी धीरे धीरे आ रहा है, धीमा समझ में आता है, तो वो एक बार निकाल पा रहे हैं वापस तो ही मुश्किल हो रहा है, तो वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये हकीकत है कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिस शीट्स नहीं निकालते, है ना। तो जब वो नहीं निकालते तो जरूरी हो जाता है कि आपकी क्लास इतनी हो
और क्लास इस तरीके से हो कि प्रैक्टिस शीट की जरूरत ना पड़े, ज्यादा जरूरत ना पड़े, जरूरत तो पड़ती है, ज्यादा जरूरत ना पड़े, ये ठीक है। हाँ, इतना भी नहीं हो पाता है ना, इसीलिए क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं लाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वेराइटी लेके आता हूँ। तो फीलिंग क्या, फीलिंग मुझे सारी समझ में आती है। एक बटा फैक्टोरियल n से गुणा कर दिया और फैक्टोरियल n का पूरे सवाल में भाग दे दिया। फैक्टोरियल n से गुणा और फैक्टोरियल n का भाग। ये आपका हो गया NC1, ये हो गया NC3, ये विषम वाले हो गए, और विषम वालों का जोड़ हो जाता है 2 की पावर n-1। ठीक है। हाँ, वैसे देखो तो हमने जो क्लासेस में प्रैक्टिस की है ना, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हमने बहुत, अभी एक प्रैक्टिस शीट में कितने सवाल होते हैं, एक कोई भी प्रैक्टिस शीट को देखो, एक प्रैक्टिस शीट में तकरीबन 150 से लेकर 200 तक सवाल होते हैं, एक नॉर्मल प्रैक्टिस शीट जो होती है, यहाँ जितनी भी कोचिंग चल रही है उनमें अगर बात करूं तो 150 से लेकर 200 क्वेश्चन होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा लगभग मेरी हर क्लास में, जो लास्ट टाइम कोर्स हुआ है, जो अभी कोर्स हुआ है, अगर दोनों को जोड़ लें तो हमारा जोड़ 150 से ऊपर है। हमारा जोड़ 150 से ऊपर है, दोनों क्लासों को जोड़ें तो जोड़ 150 से ऊपर है, तो 150 से ऊपर है। अगर आप एनसीईआरटी निकाल लेते हैं, आप आरबीएससी निकाल लेते हैं, आप एसआर सैनी जो फाउंडेशन वाली क्लासेस है वो देख लेते हैं, और 2 बार ये निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता ही नहीं है कि आपको प्रैक्टिस शीट की जरूरत पड़ती होगी। आपको इतना पर्याप्त मिल जाता है इन तीनों को करने के बाद में कि आप प्रैक्टिस शीट निकालने की जरूरत पड़ती है। निकालनी चाहिए, चाहिए में है, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो देखो वो अच्छी चीज है, वो बेहतर बनाएगी आपको। अगर आप प्रैक्टिस शीट निकालेंगे तो और बेहतर होंगे, लेकिन अभी जो कंटेंट है उसको पहले 3 बार निकालना ज्यादा जरूरी है। जो अभी चल रहा है उसको रिवीज करना, उसको रिपीट करना ज्यादा जरूरी है बजाय प्रैक्टिस शीट पे जाने के। अगर ये आप रिवाइज कर रहे हैं तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ा, इसको दोबारा देखा, इसको दोबारा देखा, ये ज्यादा जरूरी है बजाय प्रैक्टिस शीट पे जाने के। तो अगर टाइम बचता है, आप में से कोई अच्छा बच्चा है जिसको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं टाइम बच रहा है तो ठीक है, वो उसमें चला जाए, नहीं बच रहा तो उसी को घुमाता रहे। अच्छा, 10 जून से बिहार वाला एग्जाम है। हाँ, तो वही ठीक है ना, वो कह रहा हूँ ना, उसके हिसाब से इनको रिपीट करो तो पर्याप्त है। और शायद मैं कहने वाला भी था आगे वाले, जब मेरा रिवीजन 3rd चलेगा ना, जुलाई के बाद वाला, तब शायद मैं ये कह भी दूं बच्चों को कि अब प्रैक्टिस शीट मत निकालना, अब सिर्फ बस जो कराया हुआ है ना उसी को दोहरा लो, है ना। तो अगली बार, इस बार तो नहीं, इस बार तो अभी आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब अगली बार आएंगे ना, तो अगली बार क्या हो चुका होगा, एक बार खाली कंपटीशन लेवल तक की बात करें तो फर्स्ट टाइम 60-70 सवाल फर्स्ट टाइम वाले, लगभग लगभग 100 सवाल सेकंड टाइम वाले, और 100 सवाल थर्ड टाइम वाले, यानी तकरीबन तकरीबन हम 300 के आसपास पहुंच जाएंगे हर टॉपिक पे, मेरे द्वारा कराए गए 300 सवाल हो जाएंगे। तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर मैं ये कहूँ कि जाओ प्रैक्टिस शीट निकालो, फिर मैं बस ये कहूंगा कि जो मैं करवा रहा हूँ उसी को घुमाओ, कुछ मत करो, और कुछ भी मत करो, बस जो मैंने कराया है उसके चक्कर काटो। अगली बार तक हम इस तरीके हो जाएंगे, जब जुलाई में, जब हमारा अगस्त में जब रिपीट शुरू होगा, थर्ड वाला, थर्ड टाइम वाला, तब मैं ये कहना शुरू कर दूंगा कि भाई अब बंद कर दो प्रैक्टिस शीटें, कुछ मत निकालो, बस जो मैं पढ़ाया हुआ है, जितना पढ़ाया हुआ है उसी को बार बार घुमाना शुरू कर दो। हाँ, फिर टेस्ट दे दो, फिर टाइम बचे टेस्ट दे दो, बस उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट भी अगर देखो, अगर आप टेस्ट का भी देखो, मैं टेस्ट का हिसाब भी बता देता हूँ आपको। डेली 10 क्वेश्चन होते हैं, हफ्ते में 6 दिन में 60 क्वेश्चन होते हैं,
संडे को 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल कितने हुए 110, यानी पर डे का हिसाब आया 20 क्वेश्चन का, पर डे 20 क्वेश्चन का हिसाब आया, पर डे 20 क्वेश्चन, तो 365 इंटू 20, 365 इंटू 20 लगभग 7,000 क्वेश्चन आपको टेस्ट से मिल जाएंगे। 7,000 सवाल आपको टेस्ट से मिल जाएंगे, सिर्फ टेस्ट से 7,000 सवाल, प्लस अगर यहां से हमारा थर्ड वाला हो जाएगा तो 300 क्वेश्चन पर टॉपिक मिलेंगे, 300 मिलेंगे, और हमारे टोटल टॉपिक जो है वो मान लो 50 है, अगर वो टॉपिक 50 है, ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी दोनों मिला लें, मान लो 50 टॉपिक है, तो 50 इंटू 300, 15,000 सवाल यहां से मिल जाएंगे, 15,000 सवाल मुझसे मिल जाएंगे आपको, 7,000 ये मिल जाएंगे, कितने हो गए 22,000, 22,000 सवाल ये मिल जाएंगे। अब इसको अगर आप 3 बार निकालते हो, इनको अगर आप 3 बार निकालते हो, एक बार जब मैं क्लास में करा रहा हूं और 2 बार आप और निकालते हो, यानी 3 बार निकालते हो, तो टोटल 66,000 सवाल हो जाएंगे। और फिर मेरे ख्याल से हम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप टेस्ट सीरीज मतलब प्रैक्टिस शीट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 66,000 सवाल आपको निकालने हैं एक साल में, और एक साल कितने दिन का, 350 का, मतलब 350 का भाग दूं इसमें, तो लगभग कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन आपको डेली करने पड़ेंगे, 200, यानी हम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको ये लगेगा कि भाई सर पढ़ा रहे बत्तों भी कर लूं तो ही मेरिट में आ जाए, मतलब अगली बार की गाड़ी बता रहा हूँ, अगली बार आपको ऐसा लगेगा, जब थर्ड टाइम हम होंगे तो आपको ये लगेगा जो करवाया हुआ है ना, सिर्फ वो प्रैक्टिस शीटें वीटें सब छोड़ो, जितना करवाया हुआ है बस उसी को मैं दोहरा लूं और उसी को समझ लूं और उसी को कर लूं, तो ही टॉप में आ जाऊंगा, क्योंकि हम तब इतने नंबर पे पहुंच चुके होंगे। याद रखिए ये नंबर हमारा केवल कंपटीशन वाला होगा प्लस टेस्ट वाला होगा, जबकि फाउंडेशन नहीं जोड़ा है, एनसीईआरटी, आरबीएससी, एसआर से नहीं, वो तो हमने जोड़े ही नहीं है, अगर वो जोड़े तो ये आंकड़ा कुछ और ही बोलेगा, अगर उनको जोड़ लेंगे तो आंकड़ा कुछ और ही बोलने लग जाएगा, तब तो आपको फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपको कुछ और करने की जरूरत है। ठीक है ना, अभी आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है, एनसीईआरटी पे जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, आरबीएससी पढ़िए, फिर लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास को पढ़िए, इस तरीके से अपना बैलेंस बनाइए दोनों चीजों के अंदर, और धीरे धीरे समय दीजिए अपने आप को, सबसे बड़ी चीज है समय दो अपने आप को, है ना, लगा ना। अब समझा ना कंटिन्यूटी के बारे में मैं क्यों कहता हूँ, ये कंटिन्यूटी के बारे में मैं क्यों कहता हूँ, लग रहा है अब आपको लग रहा है कि कितना करवा दिया आपने, आपने इतना करवा दिया, इतना धीरे धीरे चलते चलते, मैंने पहले ही शुरू में कहा था मैं स्लो हूँ, बहुत स्लो हूँ, लेकिन बस एक चीज बहुत बड़ी है, वो है कंटिन्यूटी, वो कमाल की ताकत है, थोड़ा 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 होते होते कब सागर बन जाता है आपको पता ही नहीं लगता। BC1, BC2, BC3 डैश 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 BC20 तक, ये देखो आगे द्वितीय आ रहे हैं, इसका मतलब अवकलन का प्रयोग किया गया है, आगे द्वितीय आने का मतलब है अवकलन का प्रयोग किया गया है, आगे द्वितीय आता है तो इसका मतलब है अवकलन का प्रयोग किया गया है, और प्लस माइनस आ रहा है इसका मतलब है माइनस वाला विस्तार यूज किया गया है, तो ये दो काम की बात है, माइनस का विस्तार काम में लिया हुआ है, और ऊपर 20 आ रहा है इसका मतलब 20 पावर को खोला गया है, ऊपर 20 आ रहा है इसका मतलब 20 पावर को खोला गया है, और प्लस माइनस वाला लगाया हुआ है, अवकलन करने पर 20 आगे 1 माइनस एक्स की पावर 19, इसका अवकलन माइनस का आ जाएगा, ये 0 हो गया, BC1 इंटू 1 प्लस BC2 इंटू 2x, BC3 इंटू 3x स्क्वायर,
बी सी 20, 20 एक्स की पावर 19। अब x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रखते ये 0 हो जाएगा। बी सी 1 माइनस बी सी 1 प्लस 2 इंटू बी सी 2 माइनस 3 इंटू बी सी 3 बी सी 20। आगे माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर बी सी 1 बराबर 0। तो ये भी कितना अच्छा है। इस सीरीज का जोड़ कितना होगा? ये 10 तक जा रही है। हाँ, x वो लेके फिर -1 रख सकते थे। पहले 1 प्लस एक्स का विस्तार ले लेते, फिर x की जगह -1 रख देते, उससे भी हो जाता। या सीधा ही माइनस का विस्तार ले लो, चाहे फिर पहले विस्तार कर लो प्लस वाला और फिर x की जगह -1 रख दो, वो भी एक ही बात है। वो वही सवाल है यार, 2 से गुणा कर दो और 2 को भाग दे दो, डबल कर दो इसको। बी सी 0, बी सी 1, बी सी 2, बी सी 10। ठीक है, बस सिर्फ चौकन्ने रहना, बस थोड़े से चौकन्ने जरूर रहना। एक भी भेड़ गायब नहीं हो जाए, हम में से एक भी भेड़ कम ज्यादा नहीं हो जाए। कम होगी तो दिक्कत और ज्यादा होगी तो दिक्कत, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि जब चीजें परिमित होती है ना तो दिक्कत ये होती है। आज समुद्र है, समुद्र में से आप बाल्टी भर लाओ, है ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा है, किसी ने गिना ही नहीं है उसको, किसी ने नापा ही नहीं है, तो कोई बता ही नहीं सकता कि आपने उसमें से पानी निकाला है या नहीं निकाला है। लेकिन परिमित संख्याओं की दिक्कत ये है कि उसमें से अगर एक भी निकाला तो कम पड़ जाएंगे, एक भी एक्स्ट्रा मिला दिया तो ज्यादा हो जाएंगे। तो परिमित संख्याओं में एक एक चीज है ना पूरी नाप तोल के होती है, तो उसका कम या ज्यादा होना प्रभाव डालता है। तो अब यहाँ पे भी यही चीजें हैं, बस चौकन्ने रहना, क्योंकि फर्क पड़ने वाला है। एक छोटा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये बी सी 0 है, इसको हम एन सी एन माइनस आर के हिसाब से ये हो जाएगा 20 परफेक्ट। ये हो जाएगा 20 C 19 परफेक्ट। ये हो जाएगा 20 C 18 परफेक्ट। और ये हो जाएगा 20 C 10। लेकिन रुको रुको रुको,
वो तो दो बार हो जैसी, फिर वो तो दो बार हो जैसी, वो तो कौन चाल है? वो कौन चाल है? चाल सी कौन सो? यो फिर इक्का बाद में यो, और फिर इक्का बाद में यो, और फिर इक्का बाद में यो, और अट्ठा तक वो भी चाल सी इक्का बाद में अपा अट्ठा आ जैसे 20C11, 20C12, 20C13, फिर ये ठीक है। यो एक एक्स्ट्रा है, वो एक ज्यादा है, ठीक है। और इन सब का जोड़ तो हो गया 0। क्यों? क्योंकि विषम वालों का जोड़ प्लस माइनस वालों का जोड़ 0 होता है। NC0, एकांतर श्रेणी का जोड़ 0 होता है। 1 + 1 - 1 + 1 - इसका जोड़ होता है 0, तो वो 0 हो गया। बस वो जो एक एक्स्ट्रा पद है वो बच गया, 20C10। तो आंसर आ गया 1/2। तो थार्मस है 1/20। ओ यार, 1/20 को नहीं, 1/2 है ये। ये आंसर हो गया। आप में से कई लोग इसे भूल गए, ये 2 बार रिपीट हो रहा था, जल्दबाजी के चक्कर में इस पद को भूल गए और आंसर 0 दे दिया। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सारे गुणांकों का जोड़ कितना होगा इसमें? सारे गुणांकों का जोड़ कितना होगा? सारे गुणांकों का जोड़ जब भी पूछे तो सीधा सारे गुणांकों का जोड़, सारे रामा श्यामा मोहन सबका जोड़ पूछे तो x बराबर 1 रख दो। सबका जोड़ पूछे तो x बराबर 1 रख दो। x बराबर 1 रखने पर सबका जोड़ आ जाएगा। -1, सारे गुणांकों का जोड़ आ गया -1। तो जब भी सारे गुणांकों का जोड़ पूछे तो -1 रख दो, सॉरी, सारे गुणांकों का जोड़ पूछे 1 रख दो। 1 रखते क्या होगा, उस साइड के सिर्फ क्योंकि x का मान है अपने 1 रख दिया, अब x का मान 1 रखते x तो हट गया, सिर्फ गुणांक गुणांक बच गए, तो सारे गुणांक जुड़ के आ जाएंगे, सारे के सारे, है ना। अब ये देखो, समझो बात को, मेरी बात समझो, मान ली भावना समझो। मैं के कहना चाहूं भी ना समझो। देखो, थे न खोलोगा, द्विपद पर में लगा होगा, जिया भी लगा होगा, द्विपद पर में ना लगाओ, मान लो थे इन्हें 319 बार लिख लिख कर गुणा करो, खुलेगा तो सही, गुणा होगी। गुणा होने के बाद में एक 0 घात का बनेगा, मतलब अचर पद, एक 1 घात का बनेगा, एक 2 घात का बनेगा, 3, आप बोलो 3 घात का नहीं बना तो नहीं बता, तो गुणांक 0 आ जाएगा। बस, नहीं बना तो 3 घात का गुणांक 0 आ जाएगा, है ना। जब से खोलते जाओगे तो पहले एक आया अचर पद, एक आएगा 1 घात वाला, फिर आएगा एक 2 घात वाला, मत आए, नहीं आए तो 0 लिख देना, कोई बात नहीं, 3 घात वाला, और ये चलता जाएगा।
ये हो गया 3 घात वाले का गुणांक, ये हो गया 2 घात वाले का गुणांक, ये हो गया 1 घात वाले का गुणांक एंड डैश डैश। अब अगर आप x बराबर 1 रख देते हो, x बराबर 1 रख देते हो तो यहाँ -1 आ गया। इस साइड क्या क्या बचेंगे, खाली गुणांक गुणांक बचेंगे, क्योंकि x का मान 1 रख दिया आपने तो बाकी सब तो हट गए, सिर्फ गुणांक गुणांक बचे। तो ये x बराबर 1 रखने का फायदा कि x बराबर 1 रखते ही उस साइड सिर्फ गुणांक गुणांक बचेंगे, उस साइड जो गुणा 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 हो रहे हैं वो बचेंगे, बाकी सब हट जाएंगे और वो गुणांकों का जोड़ आ जाएगा उन गुणांकों का कितना है। ठीक है ना, ठीक है। अब इसके गुणांकों का जोड़ बताओ, इसके गुणांकों का जोड़ बताओ। 1 + x - 3x² की पावर 3148। इसमें केवल हाँ, ये भी जरूरी है। लाइव क्लास का फायदा ये रहता है, लाइव क्लास का एक और फायदा रहता है, वो आप लोगों ने गौर नहीं किया। वो ये रहता है कि आप जब भी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास सेकंड टाइम के लिए अच्छी होती है, फर्स्ट टाइम के लिए रिकॉर्डेड क्लास अच्छी नहीं होती। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो आपको सारी बातें सुननी होती है, सारी बातें जाननी होती है, लेकिन वो आदत पड़ गई स्किप करने वाली, तो हम क्या होता है स्किप करते रहते हैं। अब मान लो स्किप भी करते हैं तो 10 सेकंड का स्किप है, अब 10 सेकंड का स्किप है तो बीच में कुछ बोला तो गया 10 सेकंड में, तो निकल गया। तो और दूसरी टाइम जब आप रिकॉर्डेड देखते हो तो रिकॉर्डेड में आपका टारगेट होता है निपटाना, पूरा करना, खत्म करना, ना कि समझना। समझना सेकंड पे चला जाता है, निपटाना फर्स्ट पे आ जाता है, निपटाओ। अब लाइव क्लास में आप निपटा नहीं सकते, लाइव क्लास में आपको देखना ही होता है, कोई और उपाय है ही नहीं। अब मैं चाहे कितनी बकवास करूं, आपको सुननी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपको सुनना पड़ता है, और उसमें अच्छी बातें भी जाती है जो जरूरी है, कुछ ऐसी बातें भी होती है जो हम सवालों के अलावा भी करते हैं, तो बहुत काम की बात होती है, जिसको आप गाइडेंस समझते हैं, मार्गदर्शन समझते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। वो आप स्किप कर बैठते हैं जब आप रिकॉर्डिंग में होते हैं। तो ये फर्क ऑनलाइन लाइव क्लास का, ये बड़ा फर्क दिखता है। हाँ, स्पीड सही कह रहा है, जब आप रिकॉर्डिंग में देखते हैं तो आप स्पीड 1.5 या 2 करके रखते हो। मतलब कहते हैं ना, कुल मिला के आइडिया वही है कि आपको निपटाना है, आपको निपटाने का ज्यादा रहता है कि जल्दी से मेरा एक वीडियो देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया। अच्छा, यहाँ पे आप कोशिश भी करते हो ट्राई करने की, रेगुलरिटी बनती है। यहाँ पे आप कोशिश भी करते हो कि चलो मैं करके देखता हूँ, मुझसे होता है या नहीं होता, नहीं होता तो कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग में आप कभी ये ट्राई नहीं करते, रिकॉर्डिंग में आप बस एक वीडियो पूरा, 2 वीडियो पूरा, मैंने फंक्शन पूरा कर लिया, मैंने लिमिट पूरा कर लिया, मैंने अवकलन पूरा कर लिया, मैंने समाकलन पूरा कर लिया। जल्दी से जल्दी आप ये सुनना चाहते हैं अपने आप से कि मैंने कोर्स कर लिया, और आप कोर्स की तरफ भागे जा रहे हैं तेजी से। अब इसमें 2 काम करो, एक बार x बराबर 1 रखो, एक बार x बराबर -1 रखो। x बराबर 1 रखने पर ये हो गया 3 की पावर n, और 1 रखने पर आ गया a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3
एन डैश डैश डैश। एक्स का मान -1 रखने पर, -1 रखने पर ये कट गया, ये 1 आ गया, 1 की पावर n 1 आ गया। अब दोनों को कौन से चाहिए? सम वाले चाहिए। सम वाले चाहिए तो जोड़ने पर, हर चीज 2 बार हो जाएगी। तीन की पावर n+1/2। ये तो बढ़िया है, सोचो कैसे होगा। सिंपल है, सिंपल है। बस कुछ तूफानी करते हैं, उस टाइप से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है, हल्का सा बदलाव करने का प्रयास किया गया। ग्यारह 30 का फिक्स कह नहीं सकता मैं, अभी क्लास लेने के बाद मैं कॉल करूंगा और क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करूंगा कि भाई क्लास हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो मैं आप लोगों को क्लास डाल दूंगा। अभी हो तो 11 तो वैसे ही बज गए हैं, अभी 10-15 मिनट में अगर क्लास होती है तो मैं शेड्यूल कर दूंगा, नहीं होती है तो समझ आना कि क्लास नहीं है, कल मिलेंगे। 1+x⁻20, ये क्या 21 का चल रहा है, 12 का चल रहा है? 12c0, 12c1x, 12c2x²। अब इसमें x की जगह ध्यान से देखो, तो x की जगह रखा हुआ है 1/3। x की जगह 1/3 रखने पर इसका मान, ये चाहिए नहीं, इसका मान 1 हो चुका, इसका मान 1 हो गया, और ये 4/3 की पावर 12 हो गया, इसका मान 1 हो गया, इसको इधर ले आओ। एक बटा 9, तो 4/3 की पावर 12 -1।
इसमें विषम वाला लेना है और x का मान 2 रख देना है ना, सिंपल सही है यार। विषम वाला लेना है, विषम वाला कब आता है? जब हम प्लस वाले विस्तार में माइनस वाला घटाते हैं, माइनस वाला घटाते हैं अब x का मान 2 रख दो। ये लो, बस इसी के साथ ब्रेक करते हैं, ठीक है। बाकी अगर क्लास होगी अगली क्लास तो मैं शेड्यूल कर दूंगा, और नहीं शेड्यूल होती है तो समझ जाना क्लास नहीं है, और फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है।